गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट है ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हमने दो साइड पे बीकर्स ले लिए। ये साइड ए है और ये हमारी साइड आ गई, देखो बच्चे, बी। ए साइड पे हमने दो बीकर्स लिए हैं। इस बीकर में हमने जो वाटर का लेवल रखा है वो यहाँ तक रखा है और ये दूसरे बीकर में हमने वाटर का लेवल यहाँ तक रखा है। मीन्स ए इस वाली साइड पे जो बीकर है इसमें वाटर ज़्यादा है और राइट साइड पे जो हमारा बीकर है उसमें वाटर क्या है, कम। ऐसे ही अगर आप देख लो बी साइड में, बी साइड पे भी फर्स्ट बीकर में वाटर का लेवल इतना ज़्यादा है और सेकंड बीकर में जो वाटर का लेवल है वो क्या है, बहुत कम। अगर हम देखेंगे तो ए साइड पे जो है हमारे पास दोनों बीकर्स में वाटर का लेवल जो है वो इतना कम है। ये इस बीकर से दूसरे बीकर में इतना डिफरेंस है वाटर का। बी साइड पे फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर का डिफरेंस कितना है, इतना ज़्यादा। मतलब ए साइड पे जो है बीकर्स में वाटर का डिफरेंस कम है, बी साइड पे जो बीकर्स में वाटर का डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा। तो अब जिस साइड पे हमने क्या देखा, वाटर का फ्लो किस साइड पे ज़्यादा होएगा, अब ए से, मतलब ए साइड में लेफ़्ट साइड वाले बीकर से इस वाले बीकर में पानी जल्दी आएगा, या बी साइड पे इस बीकर में से दूसरे बीकर में पानी ज़्यादा आएगा। वाटर का फ्लो ऑब्वियसली ए में क्या होएगा बच्चे, कम होएगा और बी साइड में क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। क्यों ज़्यादा होएगा? क्योंकि बी साइड में जो डिफरेंस है वाटर लेवल का दोनों में बहुत ही क्या है, ज़्यादा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, करंट, कि जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होएगा बच्चे उतना ही ज़्यादा क्या होएगा हमारे पास करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो दैट मीन्स करंट भी क्या होएगा, ज़्यादा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो दैट मीन्स करंट भी क्या होएगा, कम। यही पता चला ना इन बीकर्स, इस वाली साइड से भी बीकर ए में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो क्या है, कम है, तो वाटर का फ्लो क्या होएगा, कम। बीकर वी में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो वाटर का लेवल भी क्या हो गया, फ्लो भी क्या हो गया, ज़्यादा। तो यही जो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चे, करंट के। ये जो साइन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जितना ज़्यादा हमारे पास हो गया पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या फ्लो होएगा, करंट का। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हमने क्या लगा लिया, नीचे इज इक्वल टू लगाएंगे तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, आर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चे, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इस कांस्टेंट को हम, रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये नया एक आ गया, मतलब क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास क्या आ गया, ओम्स लॉ। हाँ जी बच्चे, तो अब इस ओम्स लॉ को हम डेफिनेशन क्लियरली देखते हैं। क्या कहता है ये ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स हमने देखे थे ना, उनके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। मीन्स जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पास करेगा मेटेलिक कंडक्टर के दो पॉइंट्स में उतना ही ज़्यादा उनमें क्या फ्लो करेगा बच्चे, करंट। ठीक है, उसका है नेक्स्ट क्या बताया, प्रोवाइडेड इस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा तो एक मेटेलिक कंडक्टर में जितना ज़्यादा दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा बच्चे, करंट के। ठीक है, जितना दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतना ही दोनों पॉइंट्स में करंट पासिंग भी क्या होएगी, ज़्यादा। अब ये तो हम पीछे कर चुके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर हमने पीछे ये भी कर लिया था। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा के हम इज इक्वल टू लगाएंगे तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा लिया था R, और इस कांस्टेंट R को हम क्या बोलते थे बच्चे, रेजिस्टेंस। अब हम अगर इसको ग्राफ की वैल्यू से समझ लें तो ग्राफ में कैसे समझ में आएगा हमें बच्चे, ये देखो ग्राफ की वैल्यू में कैसे समझ आएगा हमें। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, ग्राफ लिया, ग्राफ में V है,
ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने v को किसके ले लिया बच्चे, i के। i हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखो x एक्सिस में, v हमारा कहाँ पे आ रहा है बच्चे, y एक्सिस में। तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे आपके पास कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो हो रही है ना, कि अगर आप v और i का ग्राफ लेंगे तो हमेशा उस ग्राफ में जो लाइन हमेशा क्या आएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के। अगर i इंक्रीज करेगा तो v इंक्रीज करेगा, अगर v इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो i भी क्या करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, सबसे पहले रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बच्चे, वो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, R। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल हमारे पास क्या है, R है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये वो वाली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो रजिस्ट करती है, रजिस्ट मीन्स रोकना, रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को जो प्रॉपर्टी रोके, चार्ज के फ्लो को जो चीज़ रोके, उसको आप क्या बोलेंगे, रजिस्ट। सीधी सी भाषा में समझ लो, रजिस्टेंस मतलब रुकावटें। ठीक है, जो काम करने में, चार्ज के फ्लो करने में जो रुकावटें आती हैं उनको आप क्या बोल देते हो बच्चे, रेजिस्टेंस बोल देते हो। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आई। तो हमने जो पीछे लॉ किया था, हमने पीछे मतलब जो कंसेप्ट किया, ये डेरिवेशन की थी कि V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर हम इसको R की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो क्या होएगा, जो I है वो जहाँ पे जाके V के नीचे चला गया। तो हमारे पास ये जो नया रिलेशन आ गया, R किसके इक्वलेंट आ गया बच्चे, V अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, R इज़ इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस का, R इज़ इक्वल टू V अपॉन में किसके आ गया बच्चे, I के। अब देखेंगे अगर आप वो V अपॉन A, अब V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट्स भी क्या होते हैं, V। करंट क्या है, करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर। तो V का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट आ गया, I का क्या आ गया, एम्पियर। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाता है बच्चे, इसकी वैल्यू को आपने लर्न करना है, ओम। तो V अपॉन में A मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, ये किसकी वैल्यू थी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आती है बच्चे, ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, ओम। फिर है इट्स SI यूनिट। SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की है वो ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम है। ठीक है, SI यूनिट जो होती है वो ओम, हिंदू जो हम कहते हैं ओम, वो ओम नहीं है, ये वाला सिंबल है, याद करना है आपने। ऐसे करके इसको दोबारा डाल के दिखा देती हूँ, ऐसे करके सिंबल आपका डलता है। तो ये क्या है आपकी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बच्चे रियोस्टेट। व्हाट इज़ अ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, क्या है रियोस्टेट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू कंट्रोल द करंट। करंट को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, जो करंट को कंट्रोल करता है, कैसे, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को चेंज करके। अब कैसे होएगा, रेजिस्टेंस वेरिंग मतलब चेंज करना। अगर रेजिस्टेंस आपने कम कर दी तो ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लो होएगा, क्योंकि रुकावट है रेजिस्टेंस, रुकावट कम हो गई तो करंट ज़्यादा फ्लो होएगा। अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी, रुकावट बढ़ा दी, तो करंट क्या फ्लो होएगा, कम फ्लो होएगा। दैट मीन्स अब इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या करता है, जो करंट को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करके। क्लियर। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, ये हम करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, की जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ की। ये देखो सिंबल डाला हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मीन्स लेंथ। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ये नीचे आपके पास ये बनाई हुई है एक ट्यूब, ये जो लंबा नीचे लिखा हुआ है देखो एल, एल मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, लेंथ आ गई रेजिस्टेंस की।
ठीक है। अब ये जो चीज़ दिखाई हुई है बच्चे, ये है हमारा एरिया, मतलब उसकी विड्थ जो चौड़ाई आ गई। मान लो एक पाइप है, ये पाइप की जो चौड़ाई आ गई ये ऐसे करके, अलग से भी इसको हमने दिखा दिया। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया का क्या बोला हमने कि रेजिस्टेंस इज, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो आर क्या होएगा आपका, कम। अब सीधी सी बात है बच्चे, देखो किसी रास्ते को हमने तय करना है, जितनी उस रास्ते की लंबाई ज़्यादा होएगी तो उतना ही रास्ता तय करना भी मुश्किल होएगा। छोटा सा आपके पास पाथ है, छोटा सा रास्ता है, तो वो जल्दी ट्रैवल हो जाएगा। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी मतलब रुकावटें भी उतनी लंबी आती जाएंगी। ठीक है, तो लेंथ के तो क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एरिया की बात करें, एरिया मीन जो चौड़ाई आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन चौड़ाई आ गई। जितना रास्ता आपका ज़्यादा चौड़ा होएगा, ज़्यादा एरिया होएगा, मीन उसमें से गुजरने की आसानी जल्दी होगी, ज़्यादा होएगी, मतलब उसमें रुकावटें क्या होएगी, कम होएगी, है ना, रेजिस्टेंस कम होएगी। जितना एरिया कम है, भीड़ा सा रास्ता है, टाइट सा रास्ता, तो उस टाइट से रास्ते में जाएंगे अगर आप, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, रुकावट भी क्या होगी, उसमें एरिया कम हो गया तो रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या पता चला हमें यहाँ से कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो क्या आ गई आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के क्या आ गई हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, किसके डिपेंड करती है ऊपर रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा देखो सिल्वर, अगर सिल्वर मेटल का ये मटेरियल होता तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती बच्चे, कम। दूसरा क्या लिखा है, आयरन, अगर आयरन लिखा होता तो आयरन की रेजिस्टेंस क्या होती, एरो देखो क्या दिखा रहा है, ज़्यादा। आयरन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती और सिल्वर की रेजिस्टेंस एरो नीचे है, कम होती। तो दैट मीन्स किस पे डिपेंड किया है, मटेरियल पे डिपेंड कर है कि कौन सा मटेरियल आपने लिया। सिल्वर लिया तो रेजिस्टेंस कम हो गई, आयरन लिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा। तो हमने क्या किया था अभी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। अभी हमने ये नेक्स्ट किया है बच्चे, देखो पीछे हम कर चुके हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, एल ऊपर आ गया और ए क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ई, ये आ गया बच्चे। अब ये जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, आपको पता है कांस्टेंट को अगर हमने हटाना है, ये कांस्टेंट की जगह पे हमने इज इक्वल टू डाल लिया, तो प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हमने हटाना था, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट डाला। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो, ऐसे करके डालते हैं, मैं अलग से डाल के दिखा देती हूँ, ऐसे पी सी उल्टी सी पी है, ये किसका सिंबल है बच्चे आपके पास, रो का। ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगाया है, रो। अब इस रो को क्या बोलते हैं बच्चे, ये रो सिंबल था, किसका सिंबल है, रो जे, इट इज़ अ रजिस्टिविटी। किसका सिंबल है ये रो बच्चे, रजिस्टिविटी का सिंबल है। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रजिस्टिविटी बच्चे रेजिस्टेंस से आई है, तो ऑब्वियसली रजिस्टिविटी भी कौन सी प्रॉपर्टी होएगी, कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होएगी, जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगी, रोकेगी। ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, रोकती है। अब अगर हमने यहाँ से रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकलेगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चे, रजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। अब अगर हम यूनिट्स लगा दें, रो मतलब सॉरी आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। एरिया के क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या क्या होता है बच्चे, मीटर। मीटर के साथ स्क्वायर कट गया तो नीचे ऐसा यूनिट जो रजिस्टिविटी की बन गई बच्चे, सर्कल करके लिखा है देखो वो क्या आ गई, ओम मीटर। ये यूनिट्स अच्छे से याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रजिस्टिविटी की यूनिट है बच्चे वो क्या होती है, ओम मीटर।